Dear students, we have studied about the pre-existing structural defense structures. हमने पहले से उपस्थित डिफेंस स्ट्रक्चर्स पादप में जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था. नाउ उसके बाद अब हम पोस्ट इन्फेक्शन स्ट्रक्चरल डिफेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. वह स्ट्रक्चर जो आफ्टर इन्फेक्शन प्लांट्स के अंदर बनते हैं एट द स्ट्रक्चरल लेवल. Once the pathogen has successfully managed to overcome the pre-existing defense mechanism of the host, it invades the cells and tissues of the host. मतलब एक बार जब पैथोजन सक्सेस हो जाता है प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज़्म को पार करने में, उसके पार पाने में, जब वो उन डिफेंस जो पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज़्म जो पादप में हैं उनको क्रॉस करके जब वो सक्सेसफुली सफलतापूर्वक पादप के अंदर एंटर कर लेता है, पादप की कोशिकाओं में और ऊतकों में, उसके सेल्स और टिश्यूज़ में जब वो प्रवेश कर लेता है, तब फिर in order to check the further invasion by the pathogen, the host plants develop some structures and mechanisms which may be defense reactions in the cytoplasm, cell wall defense structures, the structures developed by the tissue, untimely death of invaded cells, that is necrosis. एक बार अगर पैथोजन सफलतापूर्वक पादप के अंदर प्रवेश कर लेता है तो उसके बाद पैथोजन को पुनः रोकने के लिए, डिजीज़ डेवलप करने से रोकने के लिए होस्ट प्लांट के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ मैकेनिकल डिफेंस रिएक्शंस शुरू हो जाती हैं. कुछ स्ट्रक्चरल्स, कुछ स्ट्रक्चर के लेवल पर और कुछ मैकेनिज़म्स के लेवल पर एक डिफेंस स्ट्रक्चर शुरू हो जाती है, डिफेंस रिएक्शन शुरू हो जाती है. ये दो लेवल पे हो सकता है, या तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाए या फिर कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स प्लांट के अंदर हो जाएं जो कि पादप की एंट्री को रोकता है. ठीक है, इनमें से कुछ हैं रिएक्शंस इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ रिएक्शंस होती है. सेल वॉल के पास कुछ डिफेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कुछ डिफेंस स्ट्रक्चर टिश्यूज़ में बनते हैं, और इसके अलावा द डेथ ऑफ सेल्स, जिस सेल में वो पैथोजन एंट्री करता है उस सेल की डेथ हो जाती है ताकि उसका फर्दर स्प्रेड ना हो. तो दिस इज़ कॉल्ड नेक्रोसिस. तो इनके बारे में हम आगे धीरे धीरे अध्ययन करेंगे. द थिंग्स आर, जो कि बाद में डेवलप होती है साइटोप्लाज्म के अंदर की रिएक्शंस, सेल वॉल के अंदर स्ट्रक्चर कुछ डेवलप होना, कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होना टिश्यूज़ के अंदर, और कुछ सेल्स का लोकलाइज्ड एरिया में डेड हो जाना. ये सब पोस्ट स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज़्म के अंतर्गत आता है. द फर्स्ट इज डिफेंस रिएक्शंस इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? The cytoplasm of the invaded cells surrounds the hyphae of pathogen and nucleus of the host cells get stretched to break into two. In some host cell, the cytoplasm and nucleus of the infected cells enlarge. जिस साइटोप्लाज्म के अंदर पैथोजन एंट्री कर लेता है वह पैथोजन के हाइफी को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, उसके चारों ओर वह जमा हो जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है होस्ट सेल का वो स्ट्रेच हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और उसके बाद वो दो में विभाजित हो जाता है. कुछ सेल्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बड़े हो जाते हैं, मतलब उनका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है साइटोप्लाज्म का, और न्यूक्लियस स्ट्रेच करके बड़ी आकृति में आ जाता है. तो साइटोप्लाज्म बिकम्स ग्रेन्युलर एंड डेंस
साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर हो जाता है, उसके अंदर कई तरह के ग्रेन्स उपस्थित हो जाते हैं, डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है एंड डेवलप ग्रेन्युलर पार्टिकल्स. These result in the disintegration of pathogen mycelium and thus invasion stops. जब वो एक बार ग्रेन्यूल्स के रूप में डेवलप हो जाता है तो वह पैथोजन के माइसीलियम को टीयर कर लेता है, तोड़ देता है और उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक देता है. Such cytoplasmic defense mechanisms can be seen in the weak pathogens like Annealia and some mycorrhizal fungi. इस तरह का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर कि इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है. यह कुछ वीक पैथोजेंस में पाया जाता है जैसे कि एनिलेरिया और कुछ माइक्रोराइजल फंजाइज होती हैं, उसके अंदर ये पैथोजन में ये इस तरह का उनकी सेल्स में जहाँ पे ये इन्वेट करते हैं वहाँ पे इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है. दैट इज़ साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर हो जाता है. जब नंबर ऑफ ग्रेन्स बढ़ जाते हैं तो हाइफी मूव नहीं कर पाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, टुकड़ों में विभाजित हो जाता है एंड फर्दर द डेवलपमेंट ऑफ पैथोजन स्टॉप्स. The second one is cell wall defense structure. So the cell wall defense structures, these are of limited help to the host. ये कुछ हद तक होस्ट की मदद करते हैं. इसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि सेल वॉल होस्ट की सेल वॉल के ऊपर पाए जाते हैं. There are 3 types of cell wall defense structures generally observed. जनरली 3 तरह के सेल वॉल के ऊपर पोस्ट इन्फेक्शन स्ट्रक्चर्स बनते हैं. नंबर 1, जो सेल वॉल है थिकन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, यह मोटी हो जाती है एंड देयर इज़ अ थिक सेल्यूलोज मटेरियल दस प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजन. सेल वॉल है जो थिक हो जाती है, यहाँ पर सेल्यूलोज मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है और इसकी वजह से पैथोजेंस उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं. इट इज़ नंबर 1 पॉइंट. The number 2 is the outer layer of cell walls of the parenchyma cell in contact with invading bacterial cells produce an amorphous fibrillary material that traps the bacteria, thus preventing them to multiply. दूसरा स्ट्रक्चर है वह है कि सेल वॉल के एडजॉइनिंग जो पेरेनकाइमा सेल्स होती हैं टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, बाहर की तरफ सेल वॉल होती है जिसके अंदर तो सेल्यूलोज की मोटी लेयर बन जाती है जिसकी वजह से पैथोजन उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाता है. बट अगर वो अंदर आ जाता है तो सेल वॉल के अटैच में जो पेरेनकाइमा सेल होती है उसके अंदर अमॉर्फस फाइब्रस मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है जिसके अंदर के बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं, बैक्टीरिया उलझ जाते हैं जिसकी वजह से वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. इस वजह से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को आगे रोक लेते हैं. द थर्ड वन इज़ callous papilla get deposited on the inner layers of the cell walls due to invasion by fungal pathogen. फंगल पैथोजन जहाँ एंट्री करता है वहाँ पे सेल वॉल की अंदर की तरफ पे इनर साइड में कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है जिससे कि फर्दर इन्वेजन ऑफ फंगल हाइपा नहीं हो सकता है, फंगल हाइफी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं. इन फ्यू केसेस द हाइफल टिप्स ऑफ द इन्फेक्टिंग फंगल पैथोजन penetrating the cell wall and thereafter growing into the cell lumen gets enveloped by callus and later become infused with phenolics forming a sheath around the hyphae. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो हाइफल टिप होती है फंगल पैथोजन की वो सेल वॉल में तो एंटर कर लेती है, उसके बाद जब वो सेल वॉल में सेल ल्यूमन के अंदर आती है तो उसके चारों तरफ कैलोस मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है और उसमें कुछ फिनोलिक्स कंपाउंड्स भी आके इन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी तरफ है उसकी चारों तरफ एक शीथ डेवलप हो जाती है और उस शीथ की वजह से वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं. तो दिस इज़ द सेल वॉल स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप आफ्टर द इन्फेक्शन. नंबर 1, सेल वॉल के अंदर उसकी जो सेल वॉल है वो थिक हो जाती है, सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से पैथोजन एंट्री नहीं कर पाता है. सेकेंड वन, सेल वॉल्स के नीचे जो एडजॉइनिंग पेरेनकाइमा होती है वहाँ पर उसके अंदर कुछ फाइब्रस अमॉर्फस फाइब्रस मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है और जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरियाज उलझ जाते हैं और वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं. तीसरा है कैलोस डिपोजिशन. सेल वॉल की जो इनर लेयर है वहाँ पर कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है जिससे फंगल जो पैथोजन है वो एंट्री नहीं कर पाते हैं.
इन केस अगर वो सेल वॉल को पायर्स करके उसको भेद के अगर अंदर एंट्री कर लेते हैं सेल ल्यूमन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसके चारों तरफ एक कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है हाइफी के चारों तरफ, और उसके ऊपर अगेन फिनोलिक्स डिपोजिट हो जाते हैं, फिनोल कंपाउंड डिपोजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक शीथ जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है हाइफी के ऊपर, और वो फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। The third structure is defense structure developed by the tissue. टिश्यूज़ भी कुछ डिफेंस स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, टिश्यू के अंदर कुछ डिपोजिशन होते हैं, अलग अलग तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ होस्ट। द फर्स्ट वन इज गम डिपोजिशन. Plants produce a variety of gummy substances around the lesions or spots as a result of infection. प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन के रिजल्ट से कुछ गमी सब्सटेंसेस, कुछ चिपचिपे पदार्थ डिपॉजिट हो जाते हैं उस लेशंस के चारों तरफ। लेशन मतलब जहाँ पर वो पैथोजन एक्ट करता है उसके चारों तरफ कुछ चिपचिपे पदार्थ डिपॉजिट हो जाते हैं। यह जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। दीज गमी सब्सटेंसेस आर कॉमनली प्रोड्यूस्ड इन स्टोन फ्रूट्स। जिन फ्रूट्स में स्टोन सेल्स पाई जाती हैं उसके अंदर इस तरह की डिपोजिशंस बहुतायत में पाई जाती हैं। द सेकेंड इन द टिश्यू इज एब्सिशन लेयर. ये हम टिश्यू के अंदर के डेवलपमेंट देख रहे हैं। फर्स्ट था गम डिपोजिशन, सेकेंड है एब्सिशन लेयर. तो एब्सिशन लेयर आर यूजुअली फॉर्म्ड टू सेपरेट द राइप फ्रूट एंड ओल्ड लीव्स फ्रॉम द प्लांट. ये वो लेयर है जब सेनिसेंस ऑफ प्लांट के टाइम पे ये बनती है। आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा ये लेयर कब डेवलप होती है, जब पुराने फ्रूट या पुरानी पत्तियों को झड़ना होता है। दे हैव टू प्लक फ्रॉम द प्लांट से, जब उनको अलग होना होता है। बट इन सम स्टोन फ्रूट ट्रीज ये लेयर डेवलप होती है इन द यंग लीव्स ऑल्सो. कुछ स्टोन फ्रूट्स हैं जिसके अंदर ये यंग लीव्स में भी ये एब्सिशन लेयर डेवलप हो जाती है. वाई? इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन बाय several fungi, bacteria and viruses. वायरसेस, फंजाई और बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में अगर ये यंग लीव्स में इस तरह ये पैथोजेंस पाए जाते हैं तो कुछ स्टोन फ्रूट्स में यंग लीव्स के वहाँ भी एब्सिशन लेयर बन जाती है एंड द यंग लीफ फॉल डाउन. An abscission layer is a gap formed between the two circular layers of cells surrounding the point of infection. यहाँ पर दो जो लेयर्स होती हैं उसके बीच में एक एब्सिशन लेयर बन जाती है और ये एब्सिशन लेयर पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन को चारों तरफ से कवर कर लेती है और अपने साथ ये झड़ जाता है पत्ता. दिस गैप इज क्रिएटेड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ वन और टू लेयर्स ऑफ द मिडिल लेमिना, वन और टू लेयर्स ऑफ सेल्स सराउंडिंग द इन्फेक्टेड लोकाई, रिजल्टिंग इन द इन्फेक्टेड लोकस बिकमिंग unsupported, shrivels, dies and fall down along with the pathogen. मीन्स ये कहाँ क्रिएट होता है, सेल वॉल की मिडिल लेमेला की जो 2 या 3 लेयर हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं. वो जिस इन्फेक्शन लोकस के चारों तरफ सेल वॉल की जो मिडिल लेमेला है सिर्फ लोकस के पास, नॉट द अदर लीव्स, सिर्फ जो यंग लीफ हैं जिसके अंदर इन्फेक्शन लोकस बना हुआ है उस लोकस के चारों तरफ जो सेल वॉल है उसके अंदर की मिडिल लेमेला डिज़ोल्व हो जाती है इन्फेक्टेड लोकाई की. और जब ये डिज़ोल्व हो जाती है तो ये अनसपोर्टिव रहती है, सपोर्ट नहीं कर पाती है लीफ को, ये डाई हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और फाइनली ये गिर जाती है अलॉन्ग विद द पैथोजन. एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन हेल्दी लीफ टिश्यूज़ को पैथोजन से बचाता है. यह उस एरिया को, उस लेशन को गिरा देता है और जो रिमेनिंग हेल्दी पार्ट है लीफ का उसको वो प्रोटेक्ट करता है. मीन्स जो ये लेयर बनती है या मिडिल लेशन के चारों तरफ जो मिडिल लेमेला उपस्थित है उसके अंदर बनती है. जब 2-3 मिडिल लेमेला की जो लेयर्स हैं वो डिसॉल्व हो जाती है तो वह कमज़ोर हो जाती है, वह एरिया वो श्रिवल हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, डाई हो जाता है क्योंकि वहाँ वेस्कुलर सप्लाई नहीं हो पाती है एंड फाइनली वो फॉल डाउन हो जाता है. जब वो लेशन वाला एरिया गिर जाता है तो उसके बाद चारों तरफ जो ग्रीन टिश्यूज़ हैं लीफ के वो बच जाते हैं, हेल्दी टिश्यूज़ बच जाते हैं पैथोजन के अटैक से. द नेक्स्ट वन इज टाइलोसिस. टाइलोसिस क्या है? दीज आर द आउटग्रोथ्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट लाइव पेरेन्काइमा सेल्स प्रोट्रूडिंग इनटू जाइलम वेसल्स थ्रू पिट
under the stress or in response to attack by vascular pathogens। टाइलोसिस क्या है? जो जाइलम के पास में जो पेरेन्काइमा पाई जाती है वो पेरेन्काइमा जाइलम वेसल्स के अंदर एक आउटग्रोथ बनाती है। इस आउटग्रोथ के कारण जाइलम वेसल्स के जो पिट हैं वो बंद हो जाते हैं और इन जो पिट बंद करते हैं इनको हम कहते हैं टाइलोसिस। ठीक है, टाइलोसिस क्या है? जाइलम वेसल्स के पास जो जाइलम पेरेन्काइमा होती है वो पेरेन्काइमा अपने में से एक आउटग्रोथ बनाती है जो कि जाइलम के जो पिट हैं उसके जो छेद हैं उनको बंद कर देती है। यह पिट क्यों बनते हैं? इट इज़ अंडर द स्ट्रेस कंडीशन, या तो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन हो, पानी की कमी होती है, या फिर एनी अटैक बाय वेस्कुलर पैथोजन, ऐसा पैथोजन जो वेस्कुलर सिस्टम पे अटैक करता है, तो उसके दोनों के रिस्पॉन्सेस में ये टाइलोसिस बनते हैं। नेक्स्ट, देयर डेवलपमेंट ब्लॉक्स द जाइलम वेसल्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर एंड रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ विल्ड सिम्टम्स। इसकी वजह से क्या होता है कि जाइलम के जो वेसल्स के पिट हैं वो बंद हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई रुक जाती है और इस वजह से विल्ट सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं प्लांट में। विल्ट सिम्टम्स मतलब पानी की कमी के द्वारा जो सिम्टम्स बनते हैं, अपीयर होते हैं वो। परंतु however, tylosis are formed in some resistant plants ahead of infection and they prevent the plant from being attacked। परंतु कुछ कंडीशंस पे जहाँ पर पैथोजन अटैक करता है वहाँ पर भी ये टाइलोसिस बनते हैं और ये फर्दर पैथोजन के अटैक को स्टॉप करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। द फोर्थ वन इन द टिश्यू डेवलपमेंट इज़ फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। लेयर्स का बनना। कुछ पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, निमेटोड्स स्टिमुलेट करते हैं होस्ट को मल्टी लेयर्ड कॉर्क सेल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करते हैं होस्ट सेल को बाय सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय द पैथोजन। मीन्स सम फंगस, viruses, nematodes stimulate the host to form multi-layered cork cells in response to infection। ठीक है, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में वो पूरे उसको ट्रिगर करते हैं होस्ट को कॉर्क लेयर बनाने के लिए। These develop as a result of stimulation of host cell by substances secreted by pathogen। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैथोजन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाते हैं टिश्यूज कॉर्क सेल बनाने के लिए। These layers inhibit the further invasion by the pathogen and also block the flow of toxic substances secreted by the pathogen। ये जो लेयर्स हैं, कॉर्क लेयर्स हैं, ये बनती तो पैथोजन के ट्रिगर करने की वजह से, परंतु ये एज ए स्ट्रक्चर डिफेंस काम करती है कि अगर वंस दीज लेयर आर फॉर्म्ड, अगर ये एक बार ये लेयर्स बन जाती है तो यह फर्दर पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है और जो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं उसको भी प्लांट के अंदर आने से रोकता है। कॉर्क लेयर्स ऑल्सो स्टॉप द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ द होस्ट, दस ऑल्सो डिप्रीविंग द पैथोजन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कॉर्क लेयर न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है होस्ट सेल्स के अंदर उसको भी रोकता है। इस वजह से ये पैथोजेंस के अंदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को रोकता है और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, होस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो अब पैथोजन के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाएंगे, उनका फर्दर मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। इसका एग्जांपल है सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो कोज्ड बाय राइजोपस, पोटैटो ट्यूबर डिजीज राइजोक्टोनिया, स्कैब ऑफ पोटैटो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस और नेक्रोटिक लेशंस ऑन टोबैको बाय टोबैको मोज़ेक वायरस। इस तरह से जब कॉर्क डेवलप हो जाता है तो कॉर्क क्या है? डेड सेल्स हैं, इनके अंदर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल नहीं हो पाता है, नाइदर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो पैथोजन नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, नोर द टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द पैथोजन, तो प्लांट भी सर्वाइव कर पाता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। The fourth one is necrosis or hypersensitive type of defenses। Necrosis or hypersensitive type of defense is another defense adopted by some pathogen जैसे Syncytium endobioticum जो कि पोटैटो में वार्ट डिजीज़ करता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि लेड ब्लाइट करता है और पेडिकुलेरिया ओरिजी जो कि ब्लास्ट करता है राइस में। इन डिजीज़ में क्या होता है कि होस्ट न्यूक्लियस मूव्स टुवार्ड्स द पैथोजन
when the latter comes in contact with the protoplasm of the host. जब पैथोजन प्रोटोप्लाज्म में आ जाता है तो होस्ट का जो न्यूक्लियस है वो पैथोजन की तरफ मूव कर लेता है। उसके बाद जल्दी ही न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है ब्राउन ग्रेन्यूल्स के रूप में, जो पहले तो पैथोजन के चारों तरफ एक्यूमुलेट होता है और उसके बाद पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। सून द सेल मेम्ब्रेन्स स्वेल्स, सेल मेम्ब्रेन फूल जाती हैं और सेल बर्स्ट हो जाती है एंड डाई हो जाती है। दीज कोज द पैथोजन न्यूक्लियस टू डिसइंटीग्रेट, इन सब वजह से पैथोजन का जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। एज ए रिजल्ट जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया तो पैथोजन क्या होता है, फेल्स टू ग्रो बियॉन्ड द नेक्रोटिक एरिया और द डेड सेल्स, और फर्दर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कई में हमने देखा होगा ब्राउन ब्राउन धब्बे बने हुए होते हैं। हम जब सिम्टम्स स्टडी करते हैं तो एक लीफ पे चारों तरफ उसके पर्टिकुलर धब्बा बना हुआ होता है। दिस इज निक्रोसिस। निक्रोसिस क्या है, एक तरह का डिफेंस है जो कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई और कुछ डिजीज़ में पाया जाता है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिजीज आर वार्ट ऑफ पोटैटो जो कि सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है, एंड द ब्लास्ट ऑफ राइस जो कि पेरिकुलेरिया ओरिजी के द्वारा होता है। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जिसके अंदर इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। इन डिजीजेस में क्या होता है कि जैसे ही पैथोजन एंट्री करता है होस्ट सेल के अंदर तो होस्ट सेल न्यूक्लियस की अपना न्यूक्लियस पैथोजन के सराउंडिंग ले लेते हैं। तो जब वो पैथोजन के कॉन्टेक्ट में आता है तब क्या होता है कि वह डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ब्राउन कलर के ग्रेन्यूल्स बनाता है। वो ग्रेन्यूल्स पहले तो पैथोजन के चारों तरफ एक्यूमुलेट रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। जब होस्ट सेल का न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो जल्दी ही उसकी मेम्ब्रेन भी फूल जाती है और फाइनली जो सेल्स हैं वो पूरी बर्स्ट हो जाती है और डाई हो जाती है। इस वजह से क्या हो जाता है कि पैथोजन का न्यूक्लियस भी सून डिसइंटीग्रेट हो जाता है और एक साइटोप्लाज्म के अंदर एक मास बना लेता है, होटो डेंस मास बना लेता है। तो एज ए रिजल्ट जो पैथोजन है वो नेक्रोटिक एरिया के बियॉन्ड ग्रो नहीं कर पाता है, फर्दर मूव नहीं कर पाता है और इसकी वजह से पैथोजन की एंट्री रुक जाती है। तो हियर इट इज़ निक्रोसिस और हाइपर सेंसिटिव टाइप ऑफ डिफेंस। तो पोस्ट इन्फेक्शन स्ट्रक्चरल डिफेंस में मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। पहला सेल वॉल डिफेंसेस, सेल वॉल के अंदर क्या डिफेंस पाए जाते हैं। नंबर 2 साइटोप्लाज्म के अंदर क्या डिफेंस रिएक्शंस आती है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स, टिश्यू के अंदर कई तरह के डिपोजिशंस होते हैं जिसमें गम डिपोजिशन है, टाइलोसिस है, कैलोस डिपोजिशन है, कॉर्क लेयर फॉर्मेशन है इत्यादि आती है। एंड नंबर 4 इज निक्रोसिस की जो प्रोसेस है वो इसके अंदर डेवलप हो जाती है और निक्रोसिस की वजह से फर्दर पैथोजन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो दीज आर द 4 पोस्ट इन्फेक्शन स्ट्रक्चरल डिफेंस स्ट्रक्चर्स जो कि प्लांट्स बनाते हैं वंस पैथोजन अगर आ जाता है तो ये स्ट्रक्चरल डिफेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दो हेडिंग्स के अंदर हमने स्टडी किए हैं। नंबर 1 प्री एग्जिस्टिंग पैथोजन एंड पोस्ट इन्फेक्शन पैथोजन एंट्री, मतलब एक तो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से सेल के अंदर उपस्थित है, दूसरा पोस्ट इन्फेक्शन जो कि आफ्टर द इन्फेक्शन सेल के अंदर बनते हैं, टिश्यू के अंदर बनते हैं और प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। Thank you dear students. I hope this will help you.